नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चौथा पाठ पर्यावरणीय व्यवस्थापन यही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा याद कीजिए, भोजन श्रृंखला में विविध पोषण स्तर कौन से हैं। हमने पहले पढ़े थे पोषण स्तर। घास, जैसे घास, टिड्डी, मेंढक, सांप और बाज, ये एक भोजन श्रृंखला हुई। तो इसमें जो घास जो होती है वह उत्पादक होती है। तो उत्पादकों का जो है पोषण स्तर मतलब भोजन प्राप्त करने का स्तर। तो पोषण स्तर मतलब अब घास मतलब घास क्या हुई, उत्पादक। ये उत्पादक जो होंगे सभी, इनका पोषण स्तर प्रथम पोषण स्तर होगा। फिर जो प्राथमिक भक्षक होंगे उनका द्वितीय पोषण स्तर होगा। फिर द्वितीय भक्षक होंगे उनका तृतीय पोषण स्तर। चतुर्थ भक्षक होंगे उनका तृतीय पोषण स्तर। फिर ऐसे एक के बाद एक होता जाएगा। उत्पादक का क्या हुआ, प्रथम पोषण स्तर। प्राथमिक भक्षक का द्वितीय पोषण स्तर। द्वितीय भक्षक का तृतीय पोषण स्तर। तृतीय भक्षक का चतुर्थ पोषण स्तर और फिर सर्वोच्च पोषण स्तर। इस तरह से पोषण स्तर होते हैं। अब ऊर्जा पिरामिड का तात्पर्य क्या है। ऊर्जा पिरामिड मतलब विभिन्न जो पोषण स्तर होते हैं उनको हम ऊर्जा स्तर के रूप में दर्शाते हैं और इसके लिए खींचे गए चित्र को ही जो है ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। भोजन श्रृंखला और भोजन जाल जो है इनके बीच अंतरक्रिया चालू रहती है और ये अंतरक्रिया में ऊर्जा जो होती है हस्तांतरित होती रहती है। मतलब उत्पादकों की ऊर्जा किसको जाएगी, प्राथमिक भक्षक को। प्राथमिक भक्षकों की ऊर्जा द्वितीय भक्षकों को। द्वितीय भक्षकों की ऊर्जा तृतीय भक्षकों को। इस तरह से ऊर्जा हस्तांतरित होती है और इस ऊर्जा के स्वरूप में जो ऊर्जा का हस्तांतरण दर्शाने के लिए जो हम चित्र तैयार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। इसके बाद आता है, विचार कीजिए, पेड़ पर घोंसला बनाने वाला पक्षी पास के तालाब की मछलियां खाता होगा, तो क्या यह पक्षी पेड़ तथा तालाब इन दोनों परिसंस्थाओं का अंग बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है, क्योंकि पक्षी रहने के लिए जो है तालाब के पास में जो है पेड़ पर घोंसला बनाता है। मतलब पक्षी जो है भू परिसंस्था का उपयोग कर रहा है और भोजन के लिए वो तालाब की जो जलीय परिसंस्था है, तालाब की मछलियों को भोजन के रूप में वो उपयोग करता है। मतलब एक तरह से जो पक्षी क्या हुआ, भक्षक हुआ और ये भक्षक होने के कारण तालाब की मछलियों की संख्या पर भी नियंत्रण रखने का कार्य कर रहा है। इस तरह से जो है, इसी कारण जो है पक्षी तालाब और जमीन दोनों, तालाब और पेड़ दोनों का जो है, दोनों परिसंस्थाओं का अंग बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं परिसंस्था क्या है। यहाँ पर बच्चों देखिए एक तालिका दी हुई है। ये तालिका आपको भरने के लिए भी आ सकती है, ऐसी ही आ सकती है और इसमें जो यहाँ पर मैंने भर के दिया है आपको, ये खाली जगह वैसे ही रहेगी। ये 3 मार्क्स की भी आ सकती है। जितने प्रत्येक बॉक्स जो है आधे मार्क्स का दिया जाएगा। अब यहाँ परिसंस्था कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, अजैविक घटक और उसमें परिसंस्था में कौन कौन से घटकों का समावेश होता है, अजैविक घटक और जैविक घटक। अब अजैविक घटक कितने कौन कौन से होते हैं, एक भौतिक घटक होते हैं और दूसरे रासायनिक घटक होते हैं। भौतिक घटकों के अंतर्गत आता है हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मृदा और सूर्य प्रकाश। उसी तरह से रासायनिक घटकों के अंतर्गत आता है पोषक द्रव्यों का समावेश होता है। ये पोषक द्रव्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ अकार्बनिक पदार्थ और यहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थ आएगा। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लौह, सोडियम, पोटेशियम का समावेश होता है और कार्बनिक पदार्थों में प्रोथेन, कार्बोज और स्निग्ध पदार्थों का समावेश होता है।
इसके बाद आता है जैविक घटक। जैविक घटक दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयं पोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और दूसरे होते हैं परपोषी जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्वयं पोषी में आते हैं उत्पादक। उत्पादकों में सारी हरी वनस्पतियां जो होती हैं उत्पादक के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है परपोषी। परपोषी में प्राणी भी आते हैं और विघटक भी आते हैं। प्राणी के अंतर्गत सारे प्राणी जो होते हैं भक्षक होते हैं। भक्षकों के 3 प्रकार है, प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक और तृतीयक भक्षक है। और विघटक के अंतर्गत आते हैं सूक्ष्म जीवों का समावेश होता है। इस तरह से ये सारणी आपकी पूरी होती है, इसको आपको याद करना है। अब एक बच्चों एक प्रश्न है कि ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जैसे दक्षिण भारत जो होता है वहाँ के राज्यों में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। वहाँ की धान की फसलों में जो है पानी भरा रहता है। आपने देखा होगा कि धान की फसलों में पानी भरा हुआ रहता है, तो वहाँ पर जो है भोजन के लिए जो है बड़े पैमाने पर कन खजूरे आते हैं या टिड्डे आते हैं। और उसी प्रकार जो है वहाँ खेतों के कीचड़ में जो टिड्डों का भक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए क्या पाए जाते हैं, मेंढक पाए जाते हैं। और फिर मेंढकों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ जाती है, तो जो है उनकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर सांप भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर विचार कीजिए कि यदि अचानक जो है वहाँ पर मेंढकों की संख्या में कमी आ गई तो क्या होगा, इसके लिए इस पर जो है आपको प्रश्न दिए हुए हैं। और धान की फसल पर क्या परिणाम होगा, मेंढकों की संख्या में कमी होने पर क्या होगा, किसकी संख्या बढ़ जाएगी, टिड्डों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और धान की फसल पर उसका विपरीत परिणाम होगा, है ना। मेंढकों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, टिड्डों की संख्या में कमी आ जाएगी और धान की फसल पर उसका विपरीत परिणाम होगा। टिड्डों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, सारे टिड्डे क्या खा जाएंगे, धान की फसल को खा जाएंगे, इसलिए फसल पर विपरीत परिणाम होगा। अगला प्रश्न है, किस भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी तथा किस भक्षक की संख्या में कमी होगी। अब भोजन श्रृंखला का स्वरूप बदलने पर जो है प्रकृति का संतुलन करने के लिए, जैसे धान की फसल है उसको टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, इस तरह से एक भोजन श्रृंखला सतत चलती रहती है। यदि किसी कारण से मेंढक की संख्या में कमी होगी तो क्या होगा, टिड्डों की संख्या बढ़ जाएगी। अब टिड्डों की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन फिर क्या होगा, मेंढकों की संख्या कम होने पर सांपों को भोजन नहीं मिलेगा और सांपों को भोजन न मिलने के कारण सांपों की संख्या कम हो जाएगी। इस तरह से जो है टिड्डों की संख्या में वृद्धि होगी और सांपों की संख्या में कमी आ जाएगी। एकत्रित रूप से वहाँ की परिसंस्था पर क्या परिणाम होगा, एकत्रित रूप से जो है वहाँ की परिसंस्था जो है इसका संतुलन जो है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेंढक जो है भोजन श्रृंखला की बीच की कड़ी है और ये बीच की कड़ी ही अगर नष्ट हो जाएगी तो पूरी तरह से संतुलन बिगड़ जाएगा। कभी टिड्डों की संख्या बढ़ जाएगी, धान की फसल नष्ट हो जाएगी और मेंढक न होने के कारण सांप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से जो है क्या है, भोजन श्रृंखला की कड़ियां नष्ट हो जाने पर परिसंस्था का संतुलन नष्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है पर्यावरण और परिसंस्था में संबंध। अब बच्चों पर्यावरण का क्या तात्पर्य है, सजीव जिस स्थान पर निवास करता है उस निवास स्थान के आसपास के सभी घटकों को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में कौन कौन से घटकों का समावेश होता है, पर्यावरण में सजीव के चारों ओर और उसके आसपास के परिसर में पाए जाने वाले जो भौतिक घटक है और रासायनिक घटक है तथा जैविक घटक जो है, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। संक्षिप्त में पर्यावरण अर्थात आसपास की परिस्थिति, उसमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव
प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्राकृतिक अर्थात नैसर्गिक पर्यावरण दिखाया गया है। इसमें काय का समावेश होता है? हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव, इनका समावेश होता है। इनमें से जैविक तथा अजैविक घटकों में सतत अंतर क्रिया घटित होती रहती है और उसके परस्पर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है बच्चों मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मूलतः पर्यावरण में दो मुख्य घटकों का समावेश होता है। पहला है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक, इनके आंतरिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक और इनके आंतरिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग किया जाता है उसे ही परिसंस्था कहते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग किया जाता है उसे ही परिसंस्था कहते हैं। बच्चों, पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। कुछ परिसंस्थाओं का अध्ययन हमने जो है पिछली कक्षाओं में किया है। हमारी जो पृथ्वी है सबसे बड़ी परिसंस्था है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी है, ये क्या है? सबसे बड़ी परिसंस्था है। अगर विचार किया जाए तो पानी का एक छोटा सा गड्ढा भी परिसंस्था है। यहाँ पर देखिए पानी का एक छोटा गड्ढा भी है तो वो भी एक परिसंस्था है। उसमें वनस्पतियां हैं, छोटे सजीव है, वो भी एक छोटी परिसंस्था हो सकती है। मतलब संक्षेप में किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त प्रदेशों के जैविक तथा अजैविक घटक, उसी प्रकार उनमें की जो अंतर क्रियाएं होती हैं, ये सब एकत्रित होकर परिसंस्था बनाते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा याद कीजिए, पर्यावरण में कौन कौन से चक्र होते हैं और उनका क्या महत्व है। पर्यावरण में पिछले साल हमने पढ़ा हुआ है जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं। ये जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। एक अवसाधन चक्र होता है और दूसरा वायु चक्र होता है। अब जैव भू रासायनिक चक्र क्या? जो पोषक द्रव्यों का प्रवाह जो होता है वो चक्रीय होता है, इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अब पर्यावरण में जल चक्र होते हैं, विविध गैसीय चक्र होते हैं, जैसे कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है और अनेक प्राकृतिक चक्र नियमित रूप से शुरू रहने से ही पर्यावरण का संतुलन बना हुआ रहता है। पर्यावरण की विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं के कारण ही पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। प्रकृति के अस्तित्व के बिना मानव का अस्तित्व असंभव सी बात है। इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन न बिगाड़ते हुए उसका संवर्धन करना ये मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पूर्वजों की ओर से पृथ्वी हमें विरासत इस अधिकार के रूप में न मिलकर हमें अगली पीढ़ी की ओर से कर्ज के रूप में प्राप्त हुई है। इसीलिए अपने लिए यह और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे संभाल कर रखना है, यह हमें कभी भी नहीं भूलना है। मतलब पर्यावरण का हमें संवर्धन करना है, पृथ्वी का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है ये उपलब्ध हो सकेगी। आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।